आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं चंद कुरानी आयात से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लीलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलत शिताअ वस्सैफ फलयअबुदु रब्ब हाज़िल बैत अल्लज़ी अतमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो प्यारे प्यारे बुजुर्गों, voice is not clear. Why voice is not clear? Voice is very clear from my side. Mia Buzdarsa. My voice is very clear, loud and clear. क्यों बुजदार साहब? बाकियों को मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? बाकियों को मेरी आवाज दिखाई दे रही है ना? हाँ, सुनाई दे रही है। दागे दिल घर नजर नहीं आता, डूबी क्या चारा घर नहीं आती। क्यों बुजदार साहब? बुजदार साहब चेक करें, आपके एंड में कोई कनेक्टिविटी का इशू होगा। हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है, बाकियों को क्लियर आवाज आ रही है। तो हम थे कल एक क्वेश्चन के ऊपर डी शेप वाला, और तकरीबन सारी वर्किंग हमने कर ली थी। जी बुखारी साहब, वालेकुम सलाम हो गया। कोई बुखारी साहब कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं? अरे यार बुजदार, हमारी साइड पे वॉइस बिल्कुल क्लियर है। आप अपना एंटीना थोड़ा सा हिलाएं, ठीक है? एंटीना थोड़ा सा आप हिलाएं, आगे पीछे करें, आपको आवाज दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। जी बाकी मुझे बताएं, बाकियों को आवाज क्लियर है ना? बुजदार साहब का इशू है ना सिर्फ? जी बुखारी साहब कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो पूछे। अरे वाह, क्या बात है। बुखारी क्या नाम है बुजदार साहब, अब इतनी शहादतें देख लें, पेशावर से चांद की नहीं आती जितनी शहादतें यहाँ से ना क्लियर आवाज की आ गई। ठीक है बुजदार साहब। बुखारी साहब पूछते हैं कि कंसोलिडेशन में अलग अलग कंपनीज भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगी एज पर लॉ। बुखारी साहब बिल्कुल बनाएंगी। मेरा ख्याल है आपने शुरू के लेक्चर मिस किए हैं बुखारी साहब। हर कंपनी अपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी। हाँ, पेरेंट के ऊपर है लाजिम कि वो उसको कंसोलिडेट भी करे। चले, न्यू ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर बुखारी साहब इस तरह तो तंग ना करें ना। फिर इस तरह बेसिक क्वेश्चन करके हमें तंग ना करें, हमसे कोई हाई लेवल क्वेश्चन पूछें, ठीक है? मतलब आज कल के टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर हमें आंसर करने में मजा भी आएगा। तो सुने, ये सारी वर्किंग आपने कल कर ली। मेरा ख्याल है मुझे एक्सपेक्टेशन तो रखनी चाहिए आपसे कि आपने बैलेंस शीट बनाई होगी और टैली हो गई होगी, लेकिन फिर भी मैं हुज्जत तमाम किए देता हूँ। ये एक बैलेंस शीट आपके सामने टैली कर देता हूँ ताकि ये शिकायत ना रहे कि क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ था। तो देखते हैं जी, 1230 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट 1230, 505, 256। सर यार मुझे क्वेश्चन करने दोगे कि नहीं? हाँ, रिवर्स होल्डिंग मतलब पता है क्या आपको लग रहा है कि मैं कंसोलिडेशन पूरी नहीं करवाऊंगा, दरम्यान में कहूंगा बस खत्म हो गई। ये सारी बातें करनी है, जो जो क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है, ये रिवर्स होल्डिंग ये करनी है। हमें पता है 1230 मैं कर दूंगा मंसूर, बिल्कुल कर दूंगा। 1230 में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कोई नहीं करनी है। 1230 प्लस 505 प्लस 256 माइनस 5 माइनस 70, मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का टोटल करने की कोशिश कर रहा हूँ। 1916 आ जाएगा। ये दो एडजस्टमेंट मैंने किए हैं, 5 माइनस किया और 70 माइनस किया।
ये हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके थे, ये क्यों एडजस्टमेंट हमने किए हैं। ये प्लांट का 5 और 70 भी प्लांट का हमने माइनस किया। ओके, इन्वेस्टमेंट इन रील और लाइन ये तो हो जाएंगी एलिमिनेट। वर्किंग नंबर 2 से हम गुडविल की अमाउंट पिक करेंगे जो कि है 132। 132 की गुडविल हमने पिक की वर्किंग नंबर 2 से। करंट एसेट्स पे आ जाएं, इन्वेंट्री 300, 135 और 65 आना था, लेकिन आपको याद होगा कल 20 हमने एडजस्ट किया था ये इन्वेंट्री वाला। ये इन्वेंट्री के अंदर इनटेंजिबल एसेट शामिल किए हुए थे, तो 300 प्लस 135 माइनस 20 प्लस 65 ये बन जाएगा 480। तो इन्वेंट्री के सामने हम लिखेंगे 480, रिसीवेबल के सामने लिखेंगे 240 प्लस 105 प्लस 49 394, फिर 90 और 50 और 80 ये बन जाएगा 220। ठीक है, अब हम एसेट साइड का टोटल कर सकते हैं 1916 प्लस 132 प्लस 480 प्लस 394 प्लस 220, दिस इज 3142। इक्विटी साइड पे आते हैं। शेयर कैपिटल तो हमेशा सिर्फ पेरेंट का होगा, शेयर प्रीमियम भी सिर्फ पेरेंट का होगा। रीवैल्यूएशन रिजर्व 70 थे, 70 एलिमिनेट हो गए, 0 हो गए। अब पता नहीं किसने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था अभी कि अदर रिजर्व्स का बता दें। अदर रिजर्व तो इस क्वेश्चन में नहीं है, वो पिछले क्वेश्चन में थे। किसी का है ये क्वेश्चन तो पूछ ले, अदर रिजर्व की क्या बात कर रहे थे आप? इस क्वेश्चन में कोई अदर रिजर्व नहीं है। रीवैल्यूएशन रिजर्व थे और वो भी खत्म हो गए। नाउ देयर इज नो रिजर्व इन दिस क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन था वो, किसकी अभी चैट बॉक्स में उसने पूछा था, मैंने कहा था अभी आंसर देता हूँ। तो कोई रिजर्व नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन कोई जनरल क्वेश्चन है रिजर्व से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। वर्किंग फॉर ग्रुप रिटेन अर्निंग, ग्रुप रिटेन अर्निंग, ग्रुप रिटेन अर्निंग, ग्रुप रिटेन अर्निंग से 683 हमने पिक किया, 683 ग्रुप रिटेन अर्निंग से। और एनसीआई हमने वर्किंग 3 से पिक की, वर्किंग 3 से एनसीआई दोनों कंपनीज की मिला के 259, तो यहां हमने 259 पुट किया। फिर इस तरह से नॉन करंट लायबिलिटी पुट की 135 प्लस 25 प्लस 20, तो दिस इज 180। और करंट लायबिलिटी में 170 एंड 220। नाउ हम टोटल करेंगे इक्विटी और लायबिलिटी साइड का 1500 और 300 और 683 और 259 और 180 और फिर 220, 3142। अरे वाह, ये तो एग्जैक्ट टैली हो गई, 1 रुपए का फर्क नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई। वैसे ये होम असाइनमेंट थी आपकी। जी बच्चों, कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना है पूछ लें इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ओके, जबरदस्त। नाउ अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, खामोशी का मतलब यही है कि बात समझ आ गई आपको। तो इट मींस कि हमें वर्टिकल ग्रुप भी आ गया, हमें डी शेप ग्रुप भी आ गया। इसका मतलब है हमें कॉम्प्लेक्स कंसोलिडेशन आ गई, खत्म। अगर आपको कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स कंसोलिडेशन भी आ गई तो फिर तो कंसोलिडेशन समझने की खत्म हो गई। बस अब आप पेपर की तैयारी करें, खत्म हो गया आपका कोर्स आपका। ठीक है, आपको कॉम्प्लेक्स कंसोलिडेशन आ गई। कल मैंने काफी सारा डाटा ना व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था, मैं कुछ ज्यादा जज्बाती हो गया था कल, और जो फाइल मेरे हाथ आई मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी। उसमें ना मैंने आईसीएमए के पास पेपर में कंसोलिडेशन के क्वेश्चन अलहदा करके
एक फाइल बनाई हुई थी, वो भी शेयर किए थे। तो लेट मी चेक अगेन, मैं वो ग्रुप में चेक कर लूंगा। मैं उसमें से ना क्वेश्चन आपको टिक करवाऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपने डेली बेसिस पे करना है। तो डेली एक आधा क्वेश्चन जो है ना वो मैं आपको असाइन करूंगा, आप करते रहेंगे। इस तरह कंसोलिडेशन आपकी प्रैक्टिस में रहेगी। तो कंसोलिडेशन की इतनी प्रैक्टिस करें कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आपको कंसोलिडेशन क्वेश्चन सबसे आसान लगे और आप कहें ये तो हल है। और 50 से 60 नंबर का कंसोलिडेशन से रिलेटेड आपका पेपर बन जाए। तो अगर ये आपका कंसोलिडेशन इतना अच्छा तैयार हो कि आपको कंसोलिडेशन सबसे इजी लगे एग्जाम में, तो क्या ही बात है। कंसोलिडेशन खुदा ना खास्ता अच्छा तैयार ना हो या अच्छा अटेम्प्ट ना हो सके तो पेपर का पास होना बहुत मुश्किल है। तो कंसोलिडेशन का पेपर पास करवाने में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पेपर में बहुत ज्यादा वेटेज कंसोलिडेशन से रिलेटेड एरिया किया है। हाफिज नुमान में वाकई बहुत अच्छी बातें करता हूँ, लेकिन अब आज के लेक्चर के बाद हो सकता है आप ये ना कहें, क्योंकि आज हम पढ़ने लगे हैं डिस्पोजल। बच्चों को लगा था कोर्स खत्म हो गया, बच्चों को लगा था कंसोलिडेशन खत्म हो गई, लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब हम पढ़ेंगे डिस्पोजल। अगर हम किसी सब्सिडी को ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोज करते हैं तो क्या होगा? लिसन वेरी केयरफुली। डिस्पोजल का सिनेरियो एग्जामिनर का फेवरेट है। जुनेद, इस बात का मुझे भी नहीं पता कि कंसोलिडेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। कंसोलिडेशन को, ये हमारी जो प्रोफेशनल स्टडीज है ना, इसके अंदर बहुत वेटेज दी जाती है। प्रैक्टिकली कंसोलिडेशन आईएएस में सबसे कॉम्प्लेक्स एरिया अगर हम गिने ना, तो पहले नंबर पे है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, दूसरे नंबर पे कंसोलिडेशन। तो ये इसीलिए ना प्रोफेशनल स्टडीज के अंदर ये एग्जामिनर का हॉट फेवरेट एरिया होता है। चाहे वो एसीसीए हो, चाहे वो आईसीएमए हो, चाहे वो सीमा हो, चाहे वो सीए हो, उनके अंदर ना फेवरेट एरिया होता है। लेकिन प्रैक्टिकली ना ये बहुत लिमिटेड इनका यूज है। मतलब मैं अपने ड्यूरिंग आर्टिकल बताऊं तो मैंने शायद एक नहीं, दो कंपनीज का ऑडिट किया था जिसमें हमें कंसोलिडेशन करनी पड़ी थी। मतलब मेरे अगर प्रोफाइल में को 50-60 कंपनीज के ऑडिट होंगे तो उनमें दो कंपनीज की कंसोलिडेशन करनी पड़ी थी। मतलब प्रैक्टिकली कंसोलिडेशन अगर करनी पड़े तो कॉम्प्लेक्स चीज है, लेकिन प्रैक्टिकली कंसोलिडेशन तो सिर्फ वही कंपनीज करती हैं जो पेरेंट हो, जिनकी आगे सब्सिडरीज हो। तो प्रैक्टिकली अगर करनी पड़े तो वाकई बहुत मुश्किल चीज है, लेकिन ये कॉमन आईएएस नहीं है। मैं अगर कहूँ कि किसी छोटी से छोटी कंपनी के अंदर भी कौन सा आईएएस अप्लाई होता है तो वो है आईएएस 16, आईएएस 38, आईएएस 23, आईएएस 10, आईएएस 37। ये वो कॉमन आईएएस है जो हर कंपनी के अंदर, छोटी से छोटी कंपनी के अंदर भी अप्लाई होते हैं। लेकिन ये कंसोलिडेशन वाले आईएएस जो है ना, ये तो बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए होते हैं। तो बहरहाल हमारे एग्जामिनर जो है ना, इनके लिए ये हॉट फेवरेट एरिया होता है, क्योंकि ये आईएएस के अंदर इनफैक्ट सबसे कॉम्प्लेक्स एरिया है। पहले नंबर पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, दूसरे नंबर पे कंसोलिडेशन, इसलिए एग्जामिनर का ये फेवरेट होता है। और आप देखें आप किस लेवल के स्टूडेंट हैं। आप तकरीबन आईसीएमए खत्म करने वाले हैं, सीएमए आपका कंप्लीट होने वाला है, प्रोफेशनल लेवल के स्टूडेंट है। तो ये प्रोफेशनल लेवल पे जाके वो कॉम्प्लेक्स आईएएस ही पूछेगा, वो इजी इजी आईएएस क्यों पूछेगा आपसे? ठीक है, तो ये जुनेद का क्वेश्चन था जिसका जवाब मैंने दे दिया कि कंसोलिडेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। रूल नहीं लिखवाऊंगा हाफिज नुमान, लेकिन आपको एक छोटा सा भी ना यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाता हूँ। पहले मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा, तवज्जो। एक सब्सिडरी हो, उसी को डिस्पोज कर दूं ड्यूरिंग द ईयर। एक सब्सिडरी हो मेरी, उसी को डिस्पोज कर दूं ड्यूरिंग द ईयर, फिर तो कंसोलिडेशन होनी नहीं, चैप्टर क्लोज, कहानी खत्म, बस। तो एग्जामिनर ये सिनेरियो नहीं पूछेगा कि आपकी एक ही सब्सिडरी है, उसी को डिस्पोज कर दिया। अगर ये वो सिनेरियो पूछे तो फिर हम उसके जवाब में देंगे जब एक ही सब्सिडरी है उसको डिस्पोज भी कर दिया तो कंसोलिडेशन होनी ही नहीं है। तो एग्जामिनर क्या पूछेगा फिर? वो कहेगा आपकी एक से ज्यादा सब्सिडरीज हैं, दो हैं,
3 है और उनमें से कोई एक डिस्पोज की है, लेट्स से एक पेरेंट है जिसका नाम है ए, उसकी आगे 2 सब्सिडरीज हैं बी और सी, चले 3 कर लेते हैं, डी। ड्यूरिंग द ईयर डी को डिस्पोज कर दिया गया। क्या मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या ए अब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा? डेफिनेटली बनाएगा, क्योंकि बी और सी तो सब्सिडरी है ना। सी को कंसोलिडेट नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं कहूं कि एक पेरेंट ए, उसकी ए की सब्सिडरी बी, उसी को डिस्पोज कर दिया जाए तो फिर क्या एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा? नहीं बनाएगा। अब वो पेरेंट ही नहीं रहा, उसकी कोई सब्सिडरी नहीं रही, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाएगा। लेकिन इस सिनेरियो को जरा डायग्राम को दोबारा देखें कि एक कंपनी की 2 या 2 से ज्यादा सब्सिडरीज हो, कम से कम ये सिनेरियो आपको आएगा कि एक की 2 सब्सिडरीज हैं बी और सी, उनमें से एक बेच दी गई, या 3 सब्सिडरीज है उनमें से एक बेच दी गई। तो यानी कि डिस्पोजल के बावजूद भी उसकी कोई ना कोई सब्सिडरी होगी और डिस्पोजल के बावजूद भी वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पे मजबूर होगा, क्योंकि उसकी कोई और सब्सिडरी तो है ना। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकली तो हो सकता है कि हमारी एक ही सब्सिडरी हो, उसको डिस्पोज भी कर दिया हो हमने, तो फिर प्रैक्टिकली हम उस कंपनी की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम सिनेरियो की। एग्जाम के अंदर हमसे एग्जामिनर कभी भी ये सिनेरियो नहीं पूछेगा कि एक पेरेंट की एक सब्सिडरी थी उसको डिस्पोज कर दिया। अगर ये पूछ ले तो हम उसको कहेंगे फिर अल्लाह हाफिज, कंसोलिडेशन तो होनी ही नहीं है। तो क्या पूछेगा? क्या पूछेगा? एक पेरेंट की एक से ज्यादा सब्सिडरीज है, 2 है 3 है, उनमें से एक को डिस्पोज किया है। खिजर, ये कैसे पॉसिबल है कि डी शेप और वर्टिकल ग्रुप इकट्ठे एक ही क्वेश्चन में हो जाए? या डी शेप होगा या वर्टिकल होगा। ठीक है खिजर, ये दोनों इकट्ठे क्वेश्चन में कैसे हो सकते हैं? आप खुद सोचें इसका जवाब कैसे मुमकिन है। जी अब्दुल राफे, अगर आपके माइंड में है कोई क्वेश्चन तो पूछ लें। जी राफे, क्या पूछना चाहते हैं? जी खिजर खान, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हो सकता है? डी शेप और वर्टिकल पूछ रहे हैं? अरे यार कैसे हो सकता है यार, इस तरह तो ना करो ना। डी शेप और वर्टिकल कैसे हो सकते हैं? खिजर मतलब क्या कहना चाह रहे हो? हाउ इट इज पॉसिबल कि डी शेप और वर्टिकल इकट्ठा हो जाए? हाँ, राफे का क्वेश्चन है, अगर जो बेची जा रही है सब्सिडी और उसकी सब्सिडी हो तो क्या मतलब पता है क्या शेख अब्दुल राफे, मैं एक आसान बात कर रहा हूँ, आप कहते हैं नहीं मैंने पहले मुश्किल समझा दो, आसान में बाद में समझ ला। ये क्या कर रहे हो? जरा समझो, अभी मैंने डिस्पोजल पढ़ा ही नहीं है। बिल्कुल आपके माइंड में राफे जो क्वेश्चन है ना, ऐसा हो सकता है कि हम मतलब सब सब्सिडी को बेच दें या सब्सिडी को बेचें उसके साथ सब सब्सिडी भी चली जाए, या 2 सब्सिडीज या 3 सब्सिडीज इकट्ठे डिस्पोज कर दें, ऐसा हो सकता है। लेकिन पहले एक कंपनी की डिस्पोजल तो सीख लो। ठीक है राफे, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल आपके माइंड में जो क्वेश्चन है ऐसा हो तो सकता है, लेकिन पहले हमें अकाउंटिंग सीखनी है तो पहले एक सब्सिडी का डिस्पोजल सीखेंगे। नहीं नहीं, सॉरी नहीं, आपका क्वेश्चन तो वैसे वैलिड है, लेकिन आप मुश्किल चीजों पे पहले ना जाएं, आसान चीजें समझें। डी शेप, एक वर्टिकल, 2 सब्सिडरीज। यार खिजन, आप ना डायग्राम बना के मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा कि ये पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, आपकी ना बात मुझे यूं समझ नहीं आ रही। ये तब पॉसिबल है खिजर, मैं आपको एक सिनेरियो बना के दिखाऊं। पता नहीं वैसे आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसका डिस्पोजल से कोई ताल्लुक नहीं है खिजर, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन ये इस तरह से हो सकता है। मतलब मैं अगर बहुत कम्प्लेक्स सिनेरियो बनाऊं, ए की बी, बी की सी, सी की आगे फिर डी, और सी की फिर आगे सॉरी सी की नहीं, बी की दोबारा डी के अंदर इन्वेस्टमेंट, ये अब वर्टिकल भी है, ये बी और सी की हद तक वर्टिकल है, लेकिन बी सी डी की हद तक ये डी शेप हो गई। ठीक है, ये इस तरह का कम्प्लेक्स ग्रुप हो सकता है, लेकिन इसके लिए कम से कम 4 कंपनीज होना फिर जरूरी है। 3 के हाँ, 3 के सिनेरियो में नहीं हो सकता।
ए बी सी अगर 3 हो तो डी शेप होगा, तो फिर वर्टिकल नहीं होगा, वर्टिकल होगा तो डी शेप नहीं होगा। तो इस तरह का सिनेरियो हो सकता है जिसमें एटलीस्ट 4 कंपनीज हो। चलें डिस्पोजल पे आते हैं। हम बात कर रहे थे डिस्पोजल की, और डिस्पोजल में बात कर रहे थे कि कंपनीज एक से ज्यादा, सब्सिडीज एक से ज्यादा होंगी, और एग्जामिनर कहेगा इनमें से एक आदि आपने डिस्पोज कर दी ड्यूरिंग द ईयर। अब डिस्पोजल दो तरह की होती है, डिस्पोजल दो तरह की होती है। डिस्पोजल तो समझते हैं ना, सब्सिडी को बेचना या सब्सिडी के शेयर्स को बेचना। दो तरह की होती है। एक ऐसी डिस्पोजल के बावजूद हमारा उसके साथ ताल्लुक रहे, मतलब वो हमारी सब्सिडी रहे। डिस्पोजल तो कर दी लेकिन फिर भी हमारी सब्सिडी है, बड़ी अच्छी बात है। यानी कि कंट्रोल अभी भी हमारे हाथ में है, ठीक है। लाइक डिस्पोजल किया, कंट्रोल फिर भी हमारे हाथ में, कैसे हो सकता है? इसकी एग्जांपल कुछ यूं है कि मेरे पास 100% शेयर थे, इसमें से मैंने 20% डिस्पोज कर दिए। ये डिस्पोजल का सिनेरियो तो है, मैंने 20% शेयर्स या 30% शेयर्स या 40% शेयर्स डिस्पोज कर दिए। मुझे बताएं, अगर 100% शेयर में से मैं 20%, 30%, 40% शेयर डिस्पोज कर दूं, क्या अब ये मेरी सब्सिडी नहीं रहेगी? क्या ये कंपनी अब मेरी सब्सिडी नहीं रहेगी या सब्सिडी रहेगी अभी भी? अभी भी मेरी सब्सिडी है ये, अभी भी मेरी सब्सिडी है। यानी कि कंट्रोल अभी मेरे हाथ से नहीं गया। रेहान खान कहते हैं कि 100% सब्सिडी के शेयर ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, कैसे शेयर ले सकते हैं? रेहान खान, इसमें कौन सी चीज नामुमकिन है? नहीं शेख अब्दुल राफे, 40% मैक्सिमम रेंज नहीं है, 49% तक बेच सकते हैं आप। 49% भी राफे शेयर अगर बेच दें तो फिर भी वो आपकी सब्सिडी रहेगी 100% में से, ठीक है। अच्छा रेहान खान, आपका मसला हल हो गया कि होली ओन सब्सिडी नहीं होती कंपनीज की। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास किसी कंपनी के 100% शेयर्स हो? बिल्कुल हो सकता है, प्रैक्टिकली ऐसा होता है। कि सर झूठ बोले कवा काटे, मैंने कभी नहीं कहा कि 75% शेयर वाली को सब्सिडी कहेंगे, ये कभी भी नहीं कहा मैंने। आप बल्कि रूल्स के अंदर रखेंगे ना, कंसोलिडेशन जब हमने पहली दफा स्टार्ट की थी, तीसरा रूल क्या लिखवाया था? इफ अ कंपनी इज नॉट होली ओन सब्सिडी, तीसरा के चौथा रूल था। यानी कि वहां पे मैंने बात की थी कि अगर तो होली ओन सब्सिडी हो तो एनसीए का कंसेप्ट ही नहीं होगा। पता नहीं 75% वाली बात मैंने कब की थी। अरे यार स्किजर, इस तरह से झूठे इल्जाम ना लगाओ। 70 मतलब ये कब कहा मैंने? कोई और मुझे बच्चा इस चीज की गवाही दे कि क्या हमने ये पढ़ा कभी कि 75% से ज्यादा शेयर नहीं हो सकते सब्सिडी के? होली ओन सब्सिडी का वर्ड यूज किया हुआ है। हाँ अब मानता बच्चा। चले होली ओन का मतलब है पूरी हमारी, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलें, अहमद इजाज का क्वेश्चन है, अपनी होल्डिंग की परसेंटेज की टोटल सब्सिडी की शेयर्स की परसेंटेज लेनी डिस्पोजल के वक्त, जो कहता है वही होता है। मतलब यार पता नहीं क्या लिखा हुआ है, अपनी होल्डिंग की परसेंटेज के टोटल सब्सिडी की शेयर्स की परसेंटेज लेनी डिस्पोजल के वक्त। पता नहीं यार, अहमद इजाज ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश देन वी विल आंसर। मुझे नहीं समझ आई क्या कहना चाह रहे हैं।
अच्छा, मैं जो बात कर रहा था ना कि डिस्पोजल दो तरह की होती है। एक तो ऐसे डिस्पोजल जिसमें कंट्रोल हमारे हाथ में रहता है, यानी कि डिस्पोजल हम कर रहे होते हैं, डिस्पोजल कुछ शेयर्स की कर रहे होते हैं 20%, 30%, यानी कि सब्सिडरी डिस्पोज नहीं हो रही होती, सब्सिडरी की कुछ शेयर डिस्पोज हो रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो हमारी सब्सिडरी रहती है। मैं कोई सियासी मिसाल नहीं दे रहा, ठीक है, आप खुद समझ जाएं, कोई सियासी मिसाल भी हो सकती है इसके ऊपर। तो एक डिस्पोजल ऐसी होती है जिसमें कंट्रोल हमारे हाथ से चला जाता है। एक डिस्पोजल ऐसी होती है जिसमें कंट्रोल हमारे हाथ से चला जाता है। मतलब इसकी बड़ी एग्जांपल है, मेरे पास 60% शेयर थे, मैंने 20% बेच दिए, छोड़े 20% को, मेरे पास 51% शेयर थे, मैंने 2% शेयर बेच दिए। अरे वाह वाह, 51% शेयर में से जरमीना आपने पूछा, आप तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा मैं सियासी मिसाल। हाँ हाँ। अच्छा, कहाँ थे हम? कंट्रोल लॉस्ट। मेरे पास 51% शेयर थे, मैंने 2% शेयर बेच दिए। 2% शेयर कहने को 2% है, लेकिन कंट्रोल हाथ से चला गया। पहले 51% के मालिक थे तो हम पेरेंट थे, कंट्रोल था हमारे हाथ में। अब 2% शेयर बेचने से क्या हुआ, हमारे हाथ से कंट्रोल निकल गया, कंट्रोल निकल गया। अब जब 2% भी शेयर आगे पीछे हो गए, कंट्रोल चला गया। ठीक है, एक एग्जांपल ये भी हो सकती है कि 70% शेयर में से आपने 40% शेयर बेच दिए, आपके पास कितने रह गए? 30। एक एग्जांपल ये हो सकती है कि 70% शेयर में से आपने 60% शेयर बेच दिए, आपके पास कितने रह गए? 10%। एक एग्जांपल ये भी हो सकती है कि 70% शेयर्स आपके पास थे, आपने सारे के सारे बेच दिए, आपके पास कितने रह गए? 0। तो कंट्रोल लॉस्ट के अंदर फिर फर्दर 3 सिनेरियो बनते हैं। ये तीनों सिनेरियो मैंने जुबानी बोले हैं, अब मैं लिख के यहाँ समझाता हूँ इसको। कंट्रोल लॉस्ट के अंदर फिर 3 सिनेरियो है। एक तो ये है कि वो हमारी सब्सिडरी थी, अब सब्सिडरी से हो जाएगी एसोसिएट। आज के बाद वो हमारी सब्सिडरी नहीं रहेगी, एसोसिएट हो जाएगी। इसकी एग्जांपल, मेरे पास 70% शेयर्स थे, इसमें से 30% डिस्पोज कर दिए, अब मेरे पास कितने हैं? 40%। तो 40% है, अब वो मेरी सब्सिडरी तो नहीं है, लेकिन क्या मेरी एसोसिएट नहीं बन गई वो? हाँ, अब वो मेरी एसोसिएट बन गई। डिस्पोजल का मतलब है सब्सिडरी के कुछ शेयर बेच देना, कुछ या सारे। रेहान, तो डिस्पोजल का मतलब हम ले रहे हैं सब्सिडरी के शेयर बेचना, वो थोड़े भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है रेहान? ले बच्चों, अब सब्सिडरी के 70% शेयर थे मेरे पास, मैंने 30% बेच दिए, क्या अब वो मेरी सब्सिडरी रहेगी? अब मेरे पास कितने रह जाएंगे? 40% शेयर। इसका मतलब है मेरा कंट्रोल नहीं होगा अब उसके पास, मेरा कंट्रोल नहीं होगा उसके ऊपर, तो अब वो मेरी सब्सिडरी नहीं होगी, लेकिन मेरी एसोसिएट तो है, एसोसिएट तो रहेगी। नहीं नहीं, मैं 70 का 30% नहीं, अहमद एजाज, मैं ओवरऑल शेयर्स का कह रहा हूँ 30% बेच दिए, यानी कि मेरे पास रह गए 40। मैं यूं कह रहा हूँ कि 70 में से 30 बेच देंगे तो बाकी मेरे पास कितने रह जाएंगे? तो मैं 30% 70 का नहीं कह रहा था, ओवरऑल शेयर्स का 30% मैंने बेच दिया। ठीक है अहमद एजाज? ले जनाब जी, एक सिनेरियो ये हो सकता है कि मैं उसके इस तरह से शेयर बेचूं सब्सिडरी के कि मेरी वो एसोसिएट भी ना रहे, लेकिन कुछ ना कुछ शेयर मेरे पास रहे, कि वो सब्सिडरी थी पहले,
अब वो मेरी सब्सिडरी ना रहे, बल्कि मेरे पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट बच जाए, जिसको मैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट कह सकूं। एग्जाम्पल, मेरे पास 70% शेयर थे, या चले 80% शेयर थे, मैंने उसमें से 75% डिस्पोज कर दिए, मेरे पास कितने रह गए? 5% रह गए। क्या अब वो मेरी सब्सिडरी है? नहीं। क्या अब वो मेरी एसोसिएट है? नहीं। क्या मेरा उसके साथ बिल्कुल कनेक्शन खत्म हो गया? नहीं, थोड़ा बहुत तो है, थोड़ा बहुत तो है। ठीक है, इतने भी हम बेवफा नहीं हुए। अभी 5% हमारा उसके साथ ताल्लुक है। फिर मेरे माइंड में सियासी एग्जाम्पल आ रही है, मैं नहीं दूंगा। तो 5% तक तो हमारा उसके साथ ताल्लुक है। ठीक है, तो इसको मैं ये नहीं कह सकता कि हमने बिल्कुल ही कतई ताल्लुक कर दिया। ठीक है, तो 5% तक हमारे पास उसके शेयर्स हैं। अच्छा, फिर तीसरा सिनेरियो आता है इसके अंदर, कंट्रोल लॉस के अंदर, एंटायर डिस्पोजल। अब एंटायर डिस्पोजल का मतलब आप खुद समझ जाए कि मुकम्मल जितने शेयर हमारे पास थे हमने सारे बेच दिए। एग्जाम्पल, हमारे पास 75% शेयर्स थे, हमने 75 ही डिस्पोज कर दिए, तो हमारे पास कितने रह गए? 0। जी, अब मैं बता भी नहीं रहा जमीन। आहा। ठीक है, तो डिस्पोजल के टोटल 4 सिनेरियो आपके सामने बन गए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। डिस्पोजल के टोटल 4 सिनेरियो, एक कंट्रोल नॉट लॉस का और 3 कंट्रोल लॉस्ट के। कंट्रोल सब्सिडी के पास कैसे? कंट्रोल किसका किसके पास होगा बुखारी साहब? सब्सिडी के पास कंट्रोल होगा, लेकिन किसका? किसका? और पीटीसीएल की बड़ी फजूल एग्जांपल आपने पेश की है। पीटीसीएल मतलब पीटीसीएल का कंट्रोल किसके पास है? पीटीसीएल का कंट्रोल किसके पास है? अबू धाबी ग्रुप, एतिसलात है उसका नाम। ठीक है, एतिसलात। तो कैसे कह सकते कि सब्सिडी के पास अपना ही कंट्रोल है? मतलब ये बात कोई बनती नहीं है ना। ई से है एतिसलात, ETISALAT, एतिसलात। तो ओवरऑल एतिसलात जो है ना, हाँ, मतलब बुखारी साहब का क्वेश्चन था कि क्या सब्सिडी के पास कंट्रोल आ सकता है। अब मुझे बताएं, पीटीसीएल सब्सिडी एतिसलात की, तो सब्सिडी मतलब बात बनती नहीं है यार। सब्सिडी के पास सब्सिडी का अपना ही कंट्रोल है, तो इसका मतलब है उसका कोई पेरेंट नहीं है। बुखारी साहब, योर क्वेश्चन इज नॉट क्लियर। ओके, इसका फ्लो चार्ट बना लें, इस फ्लो चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लें। तो अगर अपने रजिस्टर पे बनाना है तो फ्लो चार्ट बना लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो वी हैव मैक्सिमम 4 सिनेरियो ऑफ डिस्पोजल। डिस्पोजल के 4 सिनेरियो हैं हमारे सामने। हम एक एक करके चारों सिनेरियो को पढ़ेंगे। जी जी, हसन राशिद, ये इसमें तो कोई शक ही नहीं है। हसान अरशद कि एक सब्सिडरी को अगर हम डिस्पोज करते हैं, एंटायर डिस्पोजल ही कहेंगे, उसके मुकम्मल शेयर बेच देते हैं, कंट्रोल चला जाएगा हाथ से, तो कंट्रोल हाथ से चला जाएगा। बाकी बेशक हमारे पास 10 सब्सिडरीज और भी हों, लेकिन जो सब्सिडरी हम बेच रहे हैं
एंटायर डिस्पोजल कर रहे हैं तो डेफिनेटली कंट्रोल हाथ से चला जाएगा, उस सब्सिडरी का चला जाएगा, बाकी 10 का तो रहेगा ना। तो हम तो स्पेसिफिक सब्सिडरी की बात कर रहे हैं जिसको हम बेच रहे हैं, जिसके शेयर्स हम बेच रहे हैं। ठीक हो गया। ओके, मैं अब वन बाय वन आपसे चारों डिस्पोजल के सिनेरियो को डिस्कस करूंगा और मैं आपसे कुछ क्वेश्चनिंग करूंगा। पहले, कंट्रोल अभी भी मेरे हाथ में है, मतलब मैं ये पहले सिनेरियो की बात कर रहा हूं, मेरे पास 100% शेयर थे किसी कंपनी के, या मैं चेंज करता हूं बात को, जी करेंगे यार, करेंगे हसन से, बिल्कुल करेंगे। मतलब ये क्वेश्चन मुझे इसलिए नहीं अच्छा लगा, मैंने बड़ा बेदिली से इसका आंसर दिया है। यार ये कोई बड़ा क्लियर है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। ये ना, आपने ये बात की है कि एक सब्सिडरी थी मेरी, ए की सब्सिडरी बी और उसकी सब्सिडरी सी, मैंने सी को बेच दिया, किसके हाथों? बी के हाथों। अब वो मेरी सब्सिडरी नहीं रही, वो बी की बन गई, तो क्या अब कंसोलिडेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये तो क्वेश्चन ही नहीं बनता। क्यों नहीं होनी चाहिए कंसोलिडेशन? सब सब्सिडरी को भी कंसोलिडेट करते हैं, ठीक है हसन अर्शद। मुझे ना वो थोड़ा इस बात पे हंसी आ रही है कि मैं आसान आसान चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और कहना नहीं, सानू ना पहले औखी चीज करा दो, औखी चीज करा दो हमें, आसान चीजें हमने नहीं करनी। इतने मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन सोचते हैं यार आप। मेरे पास किसी कंपनी के ना 80% शेयर्स हैं, उसमें से 20% डिस्पोज कर दो, या 25% डिस्पोज कर दो, कितने रह जाएंगे बाकी मेरे पास? रिमेनिंग? नहीं यार, मैं पंजाबी बोलने की कोशिश नहीं करता, खासतौर पे इस क्लास में कराची के भी काफी हमारे दोस्त हैं, स्टूडेंट हैं, तो उनको पंजाबी शायद समझ नहीं आती होगी, वो अगर आगे मुझे सिंधी में जवाब देना शुरू कर दें तो बड़ा काम खराब हो जाएगा। मेरे क्वेश्चन का जवाब दें कि 80% शेयर थे मेरे पास, मैंने 25% डिस्पोज कर दिए, अब मेरे पास 55 है। क्या ऐसी सब्सिडरी को अभी भी अपने साथ कंसोलिडेट करूं कि ना करूं? क्या ऐसी सब्सिडरी को अभी भी अपने साथ कंसोलिडेट करूं कि ना करूं? करेंगे। हाफिज नुमान ने कहा करेंगे, सब ने कहा करेंगे, क्योंकि हमारे पास कंट्रोल है। लेकिन मजे का क्वेश्चन तो अब है, आय हाय हाय, मजे का क्वेश्चन तो अब है जमीना, मजे का क्वेश्चन अब पूछने लगा हूं। इस सब्सिडरी को कंसोलिडेट करते वक्त जब गुडविल की वर्किंग करेंगे तो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट लिखेंगे, हाय हाय हाय, इन्वेस्टमेंट की कौन सी अमाउंट लिखेंगे? और जब नीचे नेट एसेट्स माइनस करते हैं, लेस नेट एसेट्स मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट करूंगा मैं? मतलब मैं आपको गुडविल की वर्किंग करके दिखाता हूं ना कैसे करते हैं। हम गुडविल की वर्किंग कुछ यूं करते हैं, इन्वेस्टमेंट लेस, मतलब अगर उसके नेट एसेट्स हैं एक्स अमाउंट, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 80% से कि 55% से? हाफिज ने कहा 55% से। हाफिज नुमान ने फिर कहा कि इन्वेस्टमेंट जो डिस्पोजल के बाद रह जाएगी उसको लिखेंगे। ग्रेट यार हाफिज, तुम तो बहुत अच्छा सोचते हो। लेकिन साद ने कहा 80%।
तजीन ने कहा 55। अहमद एजाज को देखते हैं, उन्होंने बड़ा लंबा क्वेश्चन। एक चीज कंफ्यूज कर रही है, हमारे पास एनसीआई के शेयर डिस्पोजल ऑफ करने के राइट नहीं है, डिस्पोजल का तो राइट नहीं है, कर रही है हमारे पास एनसीआई के शेयर डिस्पोज ऑफ करने का तो राइट नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमने सब्सिडी के 30% सेल कर दिए? हम तो अपनी होल्डिंग में से सेल कर सकते हैं। हाँ, तो अपनी होल्डिंग में से सेल किए यार। अहमद एजाज, मेरे पास 80% शेयर थे, क्या मैं उसमें से 25% नहीं बेच सकता यार? क्यों नहीं बेच सकता? अहमद एजाज, कंफ्यूजन क्यों हो गई आपको? मेरे पास 80% शेयर है, क्या उसमें से मैं 25% नहीं बेच सकता? मैंने कब कहा मैं एनसीए के शेयर बेच रहा हूं? मैं अपने 80% में से बेच रहा हूं। ठीक है अहमद एजाज? और नहीं, अहमद एजाज कहाँ चले गए आप? 70 का 30 21 बनता है। 70 का 30 मैंने कहां से कह दिया? 70 कहाँ, 30 कहाँ, 21 कहाँ, कहाँ पहुंचे में आप? मेरे पास 80% शेयर है, उसमें से 25% को भी छोड़े यार। एक सब्सिडरी है जिसके टोटल शेयर 100 हैं, मेरे पास 80 हैं, उस 80 में से 25 बेचूंगा तो मेरे पास 55 रह जाएंगे। अहमद एजाज, मसला हल हुआ आपका। अहमद एजाज ने हमें डी ट्रैक कर दिया। अरे यार अहमद एजाज, आप अपने ना क्वेश्चन कंसेप्ट को, मेरा ख्याल अब आपको समझ आ गई है, ठीक है। अहमद एजाज ने हमें डी ट्रैक कर दिया। मैं अपने क्वेश्चन पे दोबारा आता हूं कि मैं गुडविल की वर्किंग करते वक्त, गुडविल की वर्किंग करते वक्त नेट एसेट्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं? 55 के साथ के 80 के साथ? एनीवन? साद ने कहा 55, यूनुस बुजदार ने कहा 80। जमीना, आपका आंसर मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, आपने एसेट 55 ही लेस करेंगे, ठीक है। जमीना ने कहा 55, जमीना ने कहा नेट एसेट का 55, ठीक है। और फैसल अली ने भी कहा 55, इब्राहिम ने कहा 55। ठीक है। अब टोटल एनसीआई 45 है। रेहान, ठीक है। अगर कंट्रोल है तो गुडविल तो वैसे ही रहेगी। अरे वाह अहमद एजाज, इतने टेक्निकल आदमी तुम। अरसलान अजीम कहते हैं इट डिपेंड्स व्हेन सोल्ड। अरसलान, आंसर आपका अनफॉर्चुनेटली गलत है। मैं साल के शुरू में डिस्पोज करूं या साल के मिड में डिस्पोज करूं या साल के एंड पर डिस्पोज करूं, गुडविल से इसका कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। हाँ हाँ, 80 के साथ। अच्छा, रेहान ने कहा 55। सर, शेयर डिस्पोज करने के बाद दोबारा गुडविल कैलकुलेट करेंगे, पहले भी तो रिकॉर्ड हुई भी है। राव, गुडविल कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हुई हुई। ये तो मेमोरेंडम वर्किंग है कंसोलिडेशन की, हर साल कटते हैं, हर साल मिटा देते हैं। क्या ये गुडविल, मेरा आपसे क्वेश्चन है राव साहब, क्या गुडविल किसी की बैलेंस, किसी के जनरल लेजर में या ट्रायल में नजर आ रही होगी? नेवर। इस बात को सोचिएगा जो मैंने बोला है राव साहब। चलिए जी, मिक्स ही जवाब मिल रहा है। ज्यादातर 55 का कह रहे हैं, कुछ 80 का कह रहे हैं। अरे वाह, एक बच्चे ने तो हद कर दी, कहता गुडविल को मैयर ही नहीं करेंगे, कहता कहानी मुकाओ। शहनाज ने कहा 55। अब ना बच्चों, तवज्जो के साथ ये बात सुन लें और ना तावीज बना लें इसका, बेशक फ्रेम करके लगा दें अपने स्टडी रूम में। ये जो बात मैं अब करने लगा कि गुडविल का ताल्लुक एक्विजिशन डेट से है। गुडविल है क्या? इनफैक्ट हमने जब इसको अक्वायर किया था, इस कंपनी को, तो कितने पैसे एक्स्ट्रा दिए थे? तब जब अक्वायर किया था, जब कभी अक्वायर किया था,
तो कितने पैसे एक्स्ट्रा दिए थे, वो है गुडविल। तो गुडविल का ताल्लुक एक्विजिशन डेट से है। इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो यूं लिखें, गुडविल, पता नहीं यार अंग्रेजी में कैसे लिखवाएं, गुडविल रिलेट्स टू एक्विजिशन डेट, या गुडविल इज कैलकुलेटेड फ्रॉम एक्विजिशन डेट परस्पेक्टिव। गुडविल एक्विजिशन डेट के पर्सपेक्टिव से कैलकुलेट होती है। अच्छा, ये बात अब आपने लिख ली ना कि गुडविल का ताल्लुक एक्विजिशन डेट से है, आसान भाषा में, या गुडविल इज कैलकुलेटेड फ्रॉम एक्विजिशन डेट पर्सपेक्टिव। हाँ ठीक है बुखारी साहब। अब ये इस अंग्रेजी को खुद इंटरप्रेट करें। अब बताएं नेट एसेट्स को किससे मल्टीप्लाई करूं? अब सबका आंसर सही होना चाहिए। अब नेट एसेट्स को बताएं किससे मल्टीप्लाई करूं गुडविल कैलकुलेट करते वक्त? अब तो वन वर्ड आंसर, 80% से। गुडविल कैलकुलेट करते वक्त मैं नेट एसेट्स को 80% से मल्टीप्लाई करूंगा। और अब अगर आपको 80% की बात समझ आ गई ना, तो इन्वेस्टमेंट कौन सी लूंगा मैं? इन्वेस्टमेंट कौन सी लूंगा, ओरिजिनल वाली कि रिड्यूस वाली? ओरिजिनल जो कभी की थी, या वो रिड्यूस हो गई डिस्पोजल के बाद, रिड्यूस वाली? बिल्कुल, ये हुई ना बात। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट लूंगा मैं, और नंबर ऑफ शेयर या परसेंटेज ऑफ शेयर भी वही लूंगा जो ओरिजिनल थी, वो नहीं लूंगा जो आफ्टर डिस्पोजल थी। तो गुडविल कैलकुलेट करते वक्त इन्वेस्टमेंट भी ओरिजिनल, लेस नेट एसेट्स की परसेंटेज भी ओरिजिनल लूंगा। राव क्या बात की है, राव की बात को आप ये इनके क्वेश्चन को आंसर समझ के नोट कर लें कि डिस्पोजल से गुडविल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अहमद एजाज, तुम्हारे वाली बात तो सबको पता चल जाएगी तो शर्मिंदगी होगी हमें। तो बहरहाल राव की बात ये वाली कि डिस्पोजल से गुडविल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन कौन से डिस्पोजल? कंट्रोल नॉट लॉस पढ़ रहे हैं हम, इस डिस्पोजल से, कंट्रोल नॉट लॉस वाली डिस्पोजल से गुडविल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चले, थैंक यू। मैं अहमद एजाज, मैं मजाक कर रहा था, आप बाकी जीनियस टीचर के स्टूडेंट हैं, कोई गलत बात थोड़ी करेंगे आप। अच्छा, वर्किंग 2 हमने कर ली, वर्किंग 3 पे आ जाते हैं, एनसीआई पे। मैं तो भी आपसे कुछ चीजें पूछ रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चन पे ले जाऊंगा आपको फुल फ्लैज। वर्किंग 3 एनसीआई कैलकुलेट करते हुए, जी मंसूर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। मैंने पढ़ लिया आपका मैसेज, और पढ़ा है, और ठीक कह रहे हैं आप। एनसीआई बच्चों कैलकुलेट करते वक्त अब मजा आएगा। एनसीआई कैलकुलेट करते वक्त कितने परसेंटेज नेट एसेट्स को किससे मल्टीप्लाई करूं? हैं, रेहान कहते हैं 45, अहमद इजाज कहते हैं 45। हैं, वाकई? रेहान ने कहा 20, बाकी कह रहे हैं 45। तो रेहान खान और बाकी भी सब उसी फ्रेम में जिसमें आपने पिछली बात लिखी थी कि गुडविल का ताल्लुक एक्विजिशन डेट से है, इसी फ्रेम के अंदर एक और बात लिख लें कि एनसीए का ताल्लुक रिपोर्टिंग डेट से है। एनसीए का मतलब क्या होता है कि आज आज आज
जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है, आज इन एसेट्स में एनसीए का कितना हिस्सा है, आज रिपोर्टिंग डेट पे। तो एनसीए का ताल्लुक रिपोर्टिंग डेट से है। तो आज रिपोर्टिंग डेट पे एनसीए कितने परसेंट है? 45%। तो 45 वाले हजरात बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि वर्किंग 2 में जब हम 80% इन्वेस्टमेंट लिखते हैं तो वर्किंग 3 में एनसीए तो 20 रह जाती है। जमीना मैंने लॉजिक ही तो बताई है, मैं इसको रिपीट भी करता हूँ इस लॉजिक को। यहाँ पे ना थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी बच्चों को कि ये 80 हो तो ये 20 होता है, तो अगर ये 45 हो तो ऊपर 55 होना चाहिए, मतलब टोटल मिलाकर 100% होना चाहिए। वर्किंग 2 में अगर 80 हो तो वर्किंग 3 में 20 होता है, लेकिन वर्किंग 3 में अगर 45 हो तो फिर वर्किंग 2 में 55 होना चाहिए था, यानी कि टोटल मिला के 100 होना चाहिए था। ये कंफ्यूजन होती है, लेकिन ये कंफ्यूजन आपने अपने ऊपर क्रिएट नहीं करनी, अपने ऊपर हावी नहीं होने देनी, क्योंकि गुडविल का ताल्लुक एक्विजिशन डेट से है और एनसीए का ताल्लुक आज है। जरमीना ने लॉजिक पूछी है, लॉजिक एक दफा सब दोबारा सुन लें। गुडविल का मतलब पता है क्या है? हमने जब सब्सिडी अक्वायर की थी, जब अक्वायर की थी तो कितने पैसे एक्स्ट्रा दिए थे, पास्ट की बातें। गुडविल का ताल्लुक एक्विजिशन डेट से। एनसीए का मतलब क्या होता है कि आज जो हम बैलेंस शीट पेश कर रहे हैं इसमें एनसीए का कितना हिस्सा है आज रिपोर्टिंग डेट पे। तो एनसीए का ताल्लुक रिपोर्टिंग डेट से है, गुडविल का ताल्लुक एक्विजिशन डेट से है, यही तो लॉजिक है इसकी। तो एनसीए में हम 45% लेंगे। जी जमीना। जल्दी बोले जल्दी बोले जल्दी बोले। ओके क्लियर, जबरदस्त। लेकिन उससे भी मजे का क्वेश्चन अब है। वर्किंग 4 करते वक्त ग्रुप रिटेन अर्निंग है, जब हम कैलकुलेट करते हैं पेरेंट की तो चले 100% आ जाएगी, सब्सिडरी की ओहो क्या करूं, क्या करूं, कितने परसेंट दूं? 55 के 80, अरे वाह, 55 के वोट ज्यादा आ रहे हैं, 55 के वोट ज्यादा आ रहे हैं, 55 के वोट ज्यादा हैं जी। 80 का कोई है कोई जो बोले 80? शहनाज जो आप कहना चाह रही हैं वो आप कह नहीं पा रही, आपने वर्डिंग गलत कर दी, शायद कंसेप्ट आपका ठीक है। तो बच्चों कहानी सुने, मैंने कभी इस कंपनी को अक्वायर किया था 2012 में, अक्वायर किया था। आज है 31 दिसंबर 2019, मैंने इसको बेचा है 1 अप्रैल, डिस्पोजल की है 1 अप्रैल 2019 में, यानी कि इस साल के मिड में। मैं इन 7 सालों का, 7 साल बनते हैं या 7.25 साल बनते हैं, जो भी बनते हैं, इस पीरियड का तो मैं 80% लूंगा। इस पीरियड में मैं 80% का मालिक था, लेकिन इस पीरियड में डिस्पोजल से लेके आज तक मैं सिर्फ 55% का मालिक। तो उसी फ्रेम के अंदर तीसरी बात लिख लें, ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वो रिपीट करता हूं, पहले वाली 2 भी। गुडविल का ताल्लुक एक्विजिशन डेट से है, एनसीए का ताल्लुक रिपोर्टिंग डेट से है, लेकिन ग्रुप रिटर्निंग का ताल्लुक किस डेट से है? एक्विजिशन से कि रिपोर्टिंग से? ना एक्विजिशन से ना रिपोर्टिंग से। रिटेन अर्निंग का ताल्लुक पीरियड से है, दरमियान का जो पीरियड है वो पीरियड कौन सा है? उसमें से कुछ अरसा हम 80% के मालिक थे और कुछ अरसा हम 55% के मालिक थे। तो वो पीरियड, वो पूरा ड्यूरेशन, कुछ ड्यूरेशन में हम 80% के मालिक थे और कुछ ड्यूरेशन में हम 55% के मालिक थे। तो बात समझ आई? तो रिटेन अर्निंग 2 टुकड़ों में कैलकुलेट होगी, लाइक 2012 से लेके
मैं एग्जांपल के तौर पे वो डाटा 1 अप्रैल 2009 तक हम 80% लेंगे और 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक हम 55% लेंगे, तो रिटेन अर्निंग 2 टुकड़ों में कैलकुलेट होगी। जी जरमीना, मैं रिपीट भी कर देता हूँ। मैं इससे भी ज्यादा सिंपल सिनेरियो बनाता हूँ। मैंने एक कंपनी को ना 1 जनवरी 2019 में अक्वायर किया। 3 महीने बाद 1 अप्रैल 2019 को मैंने उसमें से 80% शेयर में से 25% डिस्पोज कर दिया। आज 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर रिपोर्टिंग डेट। अगर आप मुझसे पूछें गुडविल किस डेट के पर्सपेक्टिव से कैलकुलेट होनी है, गुडविल का ताल्लुक एक्विजिशन डेट से। अगर आप मुझसे पूछें एनसीए किस डेट से के ताल्लुक से, उसका किस डेट से ताल्लुक है, किस डेट के पर्सपेक्टिव से कैलकुलेट होनी है, तो एनसी का ताल्लुक 31 दिसंबर से। ये दो बातें मैं पहले आपको लिखवा चुका हूं। गुडविल का ताल्लुक एक्विजिशन डेट से, एनसी का ताल्लुक रिपोर्टिंग डेट से। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें रिटेन अर्निंग का ताल्लुक किस डेट से, मैं कहूंगा रिटेन अर्निंग का ताल्लुक किसी एक डेट से नहीं है बल्कि पीरियड से है। तो पहले 3 महीने तो हम 80% के मालिक थे और अगले 9 महीने हम 55% के मालिक। तो पहले 3 महीने के प्रॉफिट का 80% हमारी रिटेन अर्निंग में ऐड होगा और अगले 9 महीने के प्रॉफिट का 55% हमारे प्रॉफिट में ऐड होगा। जी जी जी, रॉ मिड ईयर एक्विजिशन वाला कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। इज इट क्लियर? तो ये 3 सुनहरी हरूफ अपने पास लिखे हैं। गुडविल का ताल्लुक एक्विजिशन डेट से, एनसीए का ताल्लुक रिपोर्टिंग डेट से और रिटेन अर्निंग का ताल्लुक किसी डेट से नहीं है बल्कि पूरे पीरियड से है। ठीक है, रिटेन अर्निंग का ताल्लुक पीरियड से है। चले आगे। अब एक आखिरी क्वेश्चन का जवाब दे दें, फिर उसके बाद मैं ना क्वेश्चन करवाता हूँ। एक छोटे से क्वेश्चन का जवाब दे दें। अगर मैं सब्सिडरी को साल के एंड पे डिस्पोज करूं, एंड पे क्या बैलेंस शीट को कंसोलिडेट करने की जरूरत है? चले ये बातें बाद में करेंगे। कंट्रोल नॉट लॉस में तो बैलेंस शीट होनी ही होनी, ये बातें बाद में करेंगे, छोड़े। हम क्वेश्चन पे चलते हैं। और आपके सामने स्क्रीन पे CI11 मौजूद है। ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर 3 कंपनीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012। छोटी सी बैलेंस शीट है, मतलब सिर्फ डिस्पोजल के कंसेप्ट को समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन बनाया हुआ है कि बाकी कोई बात ना हो, बस डिस्पोजल के इम्पैक्ट हम समझ लें। नेट एसेट्स हैं तीनों कंपनीज के, नेट एसेट्स यानी कि इसमें फिक्स एसेट भी है, इसमें करंट एसेट भी है, इसमें लायबिलिटीज भी माइनस हुई हुई है, वो बताए हुए हैं। और बी और सी के अंदर इन्वेस्टमेंट बताई हुई है, तीनों की इक्विटी बताई हुई है, खत्म। एडिशनल इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट। ए लिमिटेड ने 60% शेयर एक्वायर किए थे बी के। ए लिमिटेड ने बी के कितने शेयर एक्वायर किए? 60। 800 पे किया था। कब? 1 जनवरी 11 को। आज क्या डेट है? आज 31 दिसंबर 2012 है, यानी कि 1 साल पहले ए ने बी को एक्वायर किया। उस वक्त उसकी रिटर्निंग 200 थी, ठीक है जी, होगी। इंफॉर्मेशन पर 2, ए ने एक्वायर किए 80% शेयर सी के। वैसे पता है मजे की बात क्या है कि एग्जामिनर जब डिस्पोजल का सिनेरियो पूछता है ना, तो ना वर्टिकल ग्रुप पूछता है ना डी शेप पूछता है, मतलब कम पूछता है।
ज्यादातर ये वाला स्ट्रक्चर पूछता है कि दोनों सब्सिडरीज डायरेक्ट पेरेंट की सब्सिडरीज हैं, कोई सब सब्सिडरी का कंसेप्ट नहीं है फिलहाल। तो डिस्पोजल के सिनेरियो ज्यादातर इसी स्ट्रक्चर के साथ पूछे जाते हैं ताकि क्वेश्चन आसान रहे। हाँ, सिंपल स्ट्रक्चर। अच्छा, हमने ये 450 में ली थी, कब? ये भी उसी दिन ली थी, 1 जनवरी 2011 को। रिटर्निंग उस वक्त 100 थी, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ बी एंड सी इवनली एक्रूड आफ्टर एक्विजिशन, ठीक है। अब ये 4 ना इंडिपेंडेंट सिचुएशन है, सॉरी, 4 independent situations. Prepare consolidated statement of financial position for the year ended 31st December under all of the following independent situation. पहले ही सिचुएशन हम करेंगे, ए ने डिस्पोज किए 25% शेयर ऑफ सी, बाकी कितने रह गए? 55। कितने में बेचे? 600 में बेचे। ये क्वेश्चन है आपके सामने, कर लेंगे आप कंसोलिडेशन? मतलब मैं आपसे एक्सपेक्ट करूं कि मैं आपको 10 मिनट दे के खामोश रहूं और आप कंसोलिडेशन का क्वेश्चन कर लें? तो ज्यादा खुश फहम नहीं हो गया मैं? नहीं जी, थोड़ा बहुत मैं समझाता हूँ, जो वर्किंग आपसे करवाने वाली होगी वो मैं आपसे करवा लूंगा। करेंगे आप? जमीना ने कहा नहीं, आप खुश फहम हो गए। चले चले, कुछ कुछ मैं करता हूँ, बाकी जो आपसे करवाने वाली वर्किंग होगी वो मैं करवाऊंगा। सिर्फ आपसे करवाया तो बहुत टाइम लग जाएगा। 2 कंपनीज हैं, एक है बी और एक है सी। दोनों के 2 कॉलम, एट एक्विजिशन, एट रिपोर्टिंग, एट एक्विजिशन, एट रिपोर्टिंग। अभी आपने नोट नहीं करना, मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा। शेयर कैपिटल बी का आज तो 500 है, शेयर प्रीमियम बी का आज 300 है। सॉरी, शेयर प्रीमियम नहीं, रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग है, शेयर प्रीमियम इस क्वेश्चन में नहीं है। रिटेन अर्निंग 300। शेयर कैपिटल के बारे में मैं एज्यूम करूंगा कि एक्विजिशन डेट में भी यही था, लेकिन रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन हमें बताई हुई है। बी की रिटेन अर्निंग 200 थी, ये लिखा हुआ 200। अच्छा, अब सी की बात करते हैं। सी का शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग 300 और 200। एज्यूम करूंगा शेयर कैपिटल तब एट एक्विजिशन भी इतना ही था, और रिटेन अर्निंग उस वक्त कितनी थी? इंफॉर्मेशन नंबर 2, उस वक्त रिटेन अर्निंग 100 मिलियन थी। तो बच्चों, आज एक नई चीज मैं ऐड करने लगा हूं कि मैं यहां पे 2 कॉलम के बजाय सी के 3 कॉलम बनाऊंगा, एक एट एक्विजिशन, एक एट डिस्पोजल और एक एट रिपोर्टिंग डेट। ये क्यों बना रहा हूं? ये क्वेश्चन की जरूरत के मुताबिक बना रहा हूं। डिस्पोजल रिपोर्टिंग डेट से पहले हुआ है। हाँ, अगर आज ही डिस्पोज हुआ होता तो मुझे ये 2 कॉलम अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं थी। रिपोर्टिंग डेट का मतलब क्या है? 31 दिसंबर 2012।
लेकिन देखिए डिस्पोजल मैंने कब किया है, दोबारा पढ़ें, हमने कितने परसेंट शेयर डिस्पोज किए हैं। रिक्वायरमेंट ए लिमिटेड डिस्पोज 25% शेयर ऑफ सी, कब? 30 जून 2012 को, यानी कि आज से 6 महीने पहले, आज से 6 महीने पहले मैंने सी को डिस्पोज किया। तो मुझे डिस्पोजल डेट की भी इक्विटी चाहिए, एक्विजिशन डेट की भी चाहिए और रिपोर्टिंग डेट की भी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि डिस्पोजल डेट की क्यों चाहिए, तो थोड़ी देर में इसका जवाब आपको मिल जाएगा। आज इसकी रिटर्निंग 200 है, लेकिन उस वक्त रिटर्निंग कितनी थी, ये भी डिस्पोजल डेट पे रिटर्निंग कितनी थी, ये भी थोड़ी देर में कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो ले जी, वर्किंग वन कंप्लीट हो गई, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। 700, 800, 400, 500। अब ये देखना है कि डिस्पोजल डेट पे रिटर्निंग कितनी थी, ये कैलकुलेट करता है। एक्विजिशन डेट पे रिटर्निंग थी सी की 100, आज है 200। ये 100 और 200, ये तो सबको क्लियर है ना, ये 100 और ये 200 क्लियर है। ये 100 कब थी, डेट देखें, A acquired 80% share of C by paying 450 1 जनवरी 2011। आज से पूरा 1 साल पहले या 2 साल पहले, 2 साल पहले सॉरी, आज 31 दिसंबर 2012 है और हमने एक्वायर किया था 1 जनवरी 2011, 2 साल पहले। 2 साल पहले हमने इसको एक्वायर किया था, उस वक्त इसकी रिटेनिंग थी 100, आज इसकी रिटेनिंग है 200, यानी कि 2 साल का प्रॉफिट है 100, 100 से बढ़ के 200 हुई, दरमियान में प्रॉफिट कितना हुआ 100 का, कितने सालों में, 2 सालों में। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन नंबर 3 दोबारा पढ़ लें, पहले भी पढ़ी थी। प्रॉफिट ऑफ बी एंड सी इवनली एक्रूड आफ्टर एक्विजिशन। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर 2 साल का प्रॉफिट 100 है तो 1 साल का कितना होगा, इवनली हुए। 2 साल का प्रॉफिट अगर 100 है तो 1 साल का कितना होगा, 50। 6 महीने का कितना होगा, 6 महीने का 25। अरे वाह, आपका तो कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। अच्छा, फिर 1.5 साल का कितना होगा, 1.5 साल का 75, बिल्कुल ठीक है। अरे वाह, आपको तो मैथ आता है। तो अब समझे, हमने अक्वायर किया था 1 जनवरी 11 को, डिस्पोज कब किया, 30 जून 12 को। 1 जनवरी 11 को अक्वायर किया, 30 जून 12 को बेचा। अक्वायर करने के कितने साल बाद बेचा हमने, कितने अरसे बाद बेचा, 1.5 साल बाद। 1.5 साल का प्रॉफिट कितना है, 75, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया। तो इसका मतलब है इसका डिस्पोजल डेट पे प्रॉफिट था 175। 100 पहले था, 75 बाद में हो गया, 175। फिर अगले 6 महीने में प्रॉफिट कितना होगा, 25। अगले 6 महीने प्रॉफिट 25 हुआ। मतलब डिस्पोजल कब हुई थी, 30 जून 2012 को। आज का डेट है 31 दिसंबर, तो डिस्पोजल डेट और रिपोर्टिंग डेट में कितना फर्क है, 6 महीने का। तो 6 महीने का प्रॉफिट कितना हुआ होगा, 25। 175 में 25 ऐड करें तो 200 आता है। ठीक है, ये सारी बात समझ आ गई। ये 100 से बढ़ के 175 कैसे हुआ होगा, 175 से बढ़ के 200 कैसे हुआ होगा, ये बात क्लियर है ना। ये बनता है 475। अभी ये डिस्कशन हमने करनी है कि हमने ये कॉलम क्यों बनाया, वाई दिस कोलावेरिटी, हमने ये कॉलम क्यों बनाया, ये बातें हम करेंगे अभी। ये बात आपको भी थोड़ी देर में समझ आ जाएगी, वर्किंग 2 3 4 जब हम करेंगे। ठीक है, अब आएंगे वर्किंग नंबर 2 पे।
गुडविल। हाँ, अहमद इजाज को पता है। वर्किंग नंबर 2, गुडविल। पहले बी की कैलकुलेट करेंगे, फिर सी की। बी में कितनी इन्वेस्टमेंट की थी? एक तो आप ना बहुत पीछे बैठ जाते हैं, इसलिए आपको आवाज क्लियर नहीं आती। क्योंकि मेरी आवाज क्लियर नहीं आती। कैसे आएगी मेरी आवाज क्लियर? पीछे पीछे आप टिकटें लेते हैं, पीछे पीछे आप सीटें लेते हैं, पीछे बैठ जाते हैं, आवाज कैसे आएगी? अच्छा, बी की गुडविल कैलकुलेट कर रहा हूं। बी की गुडविल कितनी है? बी में इन्वेस्टमेंट कितनी है? वो कहता है 800 पे किया था, 800 पे किया था अक्वायर करते हुए। अच्छा, यहां से भी देख सकता हूं और बैलेंस शीट के फेस पे भी देखें 800 की इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है। तो इन्वेस्टमेंट कितने की थी बी में? 800 की। हमने सी को डिस्पोज किया, बी को डिस्पोज नहीं किया हमने। लेस क्या माइनस करूं? 700 का कितने परसेंट? 60% शेयर अक्वायर किया है हमने। 420। कितनी गुडविल? 380 की। ठीक है, ये गुडविल तो बहुत आसान थी, बहुत आसान थी। अब बात करेंगे सी की। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हम सी के 80% शेयर्स के मालिक थे, इनमें से 25 अब बेच दिए, बाकी हैं हमारे पास 55। तो गुडविल कैलकुलेट करते वक्त इन्वेस्टमेंट में से, इसका जवाब वैसे मुझे आप दे चुके हैं थोड़ी देर पहले। मैं 400 के नेट एसेट्स लूंगा। 400 का कितने परसेंट लूंगा? 80% की 55? 80% कितना बनता है? 320। लेकिन इन्वेस्टमेंट के ना अमाउंट जरा देखिएगा, तवज्जो कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट में ना एक गड़बड़ हो गई है। इन्वेस्टमेंट उसने ना इंफॉर्मेशन नंबर 2 में क्या बताया था हमें? ए अक्वायर्ड 80% शेयर्स इन सी बाय पेइंग 450। 1 जनवरी को कितना पे किया था? 450। कितना? 450। फिर देखने कितना पे किया था? 450। लेकिन बैलेंस शीट के फेस पे ये नजर नहीं आ रहा है। नेगेटिव 150, ये क्या बात है? इन्वेस्टमेंट कभी नेगेटिव होती है? ये क्या हो गया? ओहो, ये अकाउंटेंट ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। नहीं, लॉस नहीं हुआ। मैं अब आपको वजह बताता हूँ। इन्वेस्टमेंट कितनी की थी? 450 की। उस अकाउंटेंट को ये पता नहीं चला कि उसने डिस्पोजल की एंट्री क्या पास करनी है। उसने 25% शेयर बेचे, कितने के? 600 के। तो लग ये रहा है कि उसने एंट्री ये पास की हुई है, कैश 600 से डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। क्या उसको ये एंट्री पास करनी चाहिए थी? नहीं, नहीं खिजर, ये मतलब नहीं है 150 ओ टू देम। उसने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट 600 की बेची है। रिक्वायरमेंट ये पड़े, 25% शेयर उसने 600 के बेचे हैं। और उसने एंट्री क्या पास कर दी? कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। नहीं 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 नहीं, ये नहीं करनी चाहिए थी। अब 450 की इन्वेस्टमेंट लिखी हो, मैं 600 की क्रेडिट कर दूं तो 150 नेगेटिव ही आएगा। फिर सुन लें, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट लिखी हुई है 450 की, मैं 600 की क्रेडिट अगर कर दूं तो इन्वेस्टमेंट तो 150 की नेगेटिव ही आएगी। क्या 150 की नेगेटिव आनी चाहिए? तो भाई नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, किसी सूरत में नहीं आनी चाहिए। फिर इसकी सही एंट्री बनती क्या है? हाँ, उसने डिस्पोजल का गेन इग्नोर कर दिया, अहमद इजाज ने बिल्कुल ठीक कहा। उसको थोड़ा इन्वेस्टमेंट डेबिट सॉरी क्रेडिट करना चाहिए था, थोड़ा गेन क्रेडिट करना चाहिए था। लेकिन एग्जामिनर आपसे गेन कैलकुलेट करवाना चाहता है, इसलिए वो
नहीं असलान, मैं आपके गेन को नहीं मानता। आपके जज्बात की कदर मैं जरूर करता हूं असलान कि एंट्री ये पास होगी, कैश डेबिट, कुछ गेन क्रेडिट होगा, कुछ इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगी, लेकिन अमाउंट आपने असलान गलत कैलकुलेट किए हैं। अमाउंट थोड़ी देर में मैं आपको खुद बताता हूँ। तो उसको कुछ कैश डेबिट करना चाहिए था, कुछ इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करनी चाहिए थी, और कुछ गेन क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल उसने गलती की है। चले छोड़े उसकी गलती को, छोड़े उसकी गलती को। मुझे बताएं, मैं अब गलत वाली अमाउंट लिखूं कि ठीक वाली? मैं तो ठीक वाली लिखूंगा। इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 600 की। मैं 150 बैलेंस शीट में नेगेटिव 150 लिखा हुआ है, मैं वो नहीं कंसिडर कर रहा यहाँ पे, मैं 600 ही लिखूंगा जो असल इन्वेस्टमेंट थी। जी कितनी? 280। 280 और 380, 660 की गुडविल आ गई, टोटल गुडविल दोनों कंपनीज की मिला के। ठीक हो गया। वर्किंग नंबर 3 पे आ जाए। सॉरी, असल 450 है। रुक जा, मेरी गलती है ना। असल 450 है। चार सौ पचास, 130, 510। जी ठीक, आपने करेक्शन करवाई। जी जलमीना बिल्कुल ठीक है, 450 की थी, मेरी गलती हो गई। एनसीआई, वर्किंग 3 एनसीआई। बी की और सी की। बी की तो आसान है, 800, ये वाला 800। कितने परसेंट के मालिक हैं? 60% के। तो एनसीए क्या होगी? 40%, 320। सी के ऊपर आ जाते हैं, उसके नेट एसेट्स कितने हैं? 500 मल्टीप्लाई में कितने परसेंट मल्टीप्लाई में आपने बताना है, कितने परसेंट? हम 80% के मालिक हैं, बाकी 20%। बाकी कितने परसेंट लूं यहाँ पे? हाँ ये हुई ना बात, 45%। हमने ये नहीं देखना कि एक्विजिशन पे एनसीए क्या थी, आज एनसीए देखनी है रिपोर्टिंग डेट पे। तो 500 का 45% ले लें। जी रिपोर्टिंग डेट वाले बिल्कुल ठीक कहा आपने। 500 का 45%, 225। वर्किंग नंबर 4 पे आ जाए। चलो चाय पी नहीं सका, ठंडी हो गई चाय। 45% एक बच्चे ने कहा रिपीट कर दें। अब्दुल राफे ने, हालांकि बड़ी दफा बात हो गई कि आज हमारे पास 55% शेयर है, तो एनसीए कितनी है? 45 आज की डेट से। तो रिपोर्टिंग डेट पे 45% एनसीए है, ठीक है राफे। अच्छा जी, ग्रुप रिटर्निंग में आते हैं। ए की रिटर्निंग अपनी कितनी है? 1000। ए की अपनी रिटर्निंग है 1000। बी की कितनी है? अब देखिएगा बी की 800 माइनस 700, ये दो अमाउंट का डिफरेंस, और इसका हमने ले लेना है 60%। 60 आ जाएगा। सी की बात करते हैं। हाँ जी, सी का आप कितने परसेंट हो? ये वो कंसेप्ट है जो बड़े फोकस के साथ मैंने पिछली स्लाइड, पिछले पेज पे रहते हुए आपको समझाया
सी का कितने परसेंट लूं, मतलब कितने परसेंट लूं? डिस्पोजल से पहले हम 80% के मालिक थे, अब 55% के मालिक हैं। हाँ ये हुई ना अहमद एजाज, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिएगा 400, अब ये दरमियान वाला कॉलम क्यों बनाया अब आपको समझ आ जाएगी। 475 माइनस 400, ये है वो पीरियड जज साहब जिसमें हम 80% के मालिक थे, और 500 से 475 ये वो पीरियड है, ये वाला वो पीरियड है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ 55% के मालिक थे। तो रिटेनिंग तो दो टुकड़ों में कैलकुलेट होगी। जी बिल्कुल ठीक है। पिचहत्तर का इस 80%, 380, और 25 का 55%, 13.75। ठीक हो गया, ये हो गया। अब ना वर्किंग 5 भी करनी है हमें इस क्वेश्चन में। गेन ऑन डिस्पोजल। अब कैलकुलेट करेंगे कि हमें डिस्पोजल पे कितना गेन हुआ। रेहान खान कह रहे हैं 60% आता है, पता नहीं 60% कहां से आता है, 380 कैसे आया, जमीना कह रही है। अच्छा, ओहो, मेरी गलती जनाब, 475, इससे इससे अंदाजा लगाएं मैं आज कितना थका हुआ हूँ। 380 की बजाय 60 आना है, कोई कहे ना कि 19-20 की गलती हो गई, ये बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। तो ये बनता है 60, बिल्कुल जमीना आपका गुस्सा बजा है। जी बाहीन, मैं जनाब समझ रहा हूँ। जी जी, माफी दे दें जनाब, माफी दे दें। मुझे नहीं पता था इस क्लास में इतने सारे दानिश्वर इकट्ठे हैं और सिर्फ मैं ही जो है वो कैलकुलेशन में गलती कर रहा हूँ। वर्किंग 5, गेन और डिस्पोजल। कैश आया कितना, 600। दोबारा देख लें इंफॉर्मेशन नंबर ए, सॉरी रिक्वायरमेंट ए, हमने 600 रुपए के 25% शेयर बेचे, तो कैश तो आया 600, कैश डेबिट हुआ है, क्रेडिट क्या हुआ है। अब देखते हैं कितने जीनियस बच्चे बैठे हैं क्लास में। क्रेडिट क्या हुआ, कैश जब डेबिट हुआ तो क्रेडिट क्या हुआ। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें क्रेडिट क्या हुआ ना, राफे साहब नहीं, 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 बुजदार साहब नहीं। अच्छा, मैं अपने क्वेश्चन को मजीद क्लियर करता हूँ, मैं अपने क्वेश्चन को मजीद क्लियर करता हूँ। बच्चों मेरी बात गौर से सुने। पेरेंट की बैलेंस शीट का नहीं, पेरेंट की बैलेंस शीट की बात करते तो वाकई थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि पेरेंट के अकाउंटेंट को ये एंट्री पास करनी चाहिए थी, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट और थोड़ा सा गेन क्रेडिट। लेकिन मुझे एक बात बताएं, हम पेरेंट की बैलेंस शीट इस वक्त बना रहे हैं कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे हैं। हम तो कंसोलिडेटेड बना रहे हैं। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में क्या इन्वेस्टमेंट नजर आ रही होती है, क्या इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है। तो इन्वेस्टमेंट जब नजर ही नहीं आ रही तो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कैसे करूं, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट नहीं कर सकता ना यार, ये इस तरह ना करो। गुडविल को क्यों क्रेडिट करूं मैं, अब भूल गए वो सुनहरी हरूफ जो आपने फ्रेम में लिखे हैं अभी, जिसका तावीज बनाया आपने कि गुडविल का ताल्लुक तो एक्विजिशन डेट से है, गुडविल को क्रेडिट नहीं कर सकता मैं।
अहमद इजाज कहते हैं खाली गेन आएगा। भरा हुआ गेन क्यों नहीं आएगा, खाली गेन क्यों आएगा? सही जवाब पे इलेक्ट्रा है। हार गए आप। तो सुने बच्चों, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कैश आने से, नहीं रिटेनिंग नहीं, हाफिज नुमान ने मेरी बात सुनेंगे, कैश के आने से मेरे नंबर ऑफ शेयर्स, परसेंटेज ऑफ शेयर्स कम हुए, है ना? पहले हम 80% के मालिक थे, 55% के मालिक रह गए। अरे नहीं इक्विटी यार, जो मैं सुनना चाह रहा हूँ वो बोल ही नहीं रहा। एनसीआई बढ़ गई, पहले एनसीआई सिर्फ और सिर्फ 20% थी, अब कितनी होगी? 45। एनसीआई बड़ी है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बच्चों, इन्वेस्टमेंट तो हो ही नहीं है ना, इन्वेस्टमेंट तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नजर ही नहीं आती, गुडविल के ऊपर वैसे चेंज नहीं आना। तो कैश के डेबिट होने से क्या फर्क पड़ा, पूरी बैलेंस शीट को माइंड में रखें। क्या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कमी कोई ज्यादा हो गई? नहीं। कोई करंट एसेट में कमी ज्यादा हो गई? नहीं। इन्वेंट्री में, डेटर में? बिल्कुल नहीं। कैश में तो हुई है, कैश तो डेबिट कर दिया हमने। सिर्फ और सिर्फ एनसीए में इंक्रीज आया है। एनसीए जहां 25% कैलकुलेट होनी थी, वहां 45% कैलकुलेट हुई है। तो कैश डेबिट, एनसीए क्रेडिट। चलिए, अब मैंने आपको ये बता दिया ना एनसीए क्रेडिट, अब आप इसकी अमाउंट सोचें, अमाउंट कितनी क्रेडिट हुई है? एनसीए बड़ी है, लेकिन कितनी बड़ी है ये बताएंगे आप। एनसीआई क्रेडिट होने का मतलब एनसीआई इंक्रीज हो गई, क्योंकि एनसीआई की नेचर क्रेडिट है, तो क्रेडिट को मजीद क्रेडिट करेंगे तो बढ़ेगा, तो एनसीआई क्रेडिट होने का मतलब है बढ़ना। अच्छा, अहमद इजाज ने 270 का, पता नहीं 270 इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया। अरे नहीं यार, जी क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, इसी वर्किंग में आपको नजर आ जाएगा, इसी वर्किंग से ढूंढ लें, आपको हिंट दे रहा हूं। छोड़े जी, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखें, अब डिस्पोजल का कॉलम क्यों बनाया था, इसका दूसरा फायदा, जिस दिन हमने डिस्पोज किया था उस दिन नेट एसेट्स कितने थे? 475। उस दिन एनसीआई, मैंने देखे ये एंट्री किस दिन पास की होगी, मैं आपको ये याद करवा दूं, ये एंट्री किस दिन पास हुई होगी? एट डिस्पोजल डेट। तो डिस्पोजल डेट पे नेट एसेट्स कितने थे? डिस्पोजल डेट पे नेट एसेट्स थे 475। तो इस कॉलम का दूसरा फायदा हमें ये हो गया। और कितने परसेंट एनसीआई बढ़ी थी? 25%। 475 का 25%, तो 118.75 की एनसीआई बढ़ी थी। और बाकी, बाकी गेन है, कहां जाएगा? रिटेनिंग में। तो ये गेन रिटेन अर्निंग में जाएगा, गेन ऑन डिस्पोजल 481.25। जी अहमद एजाज और राव, आपको भी समझ आ गई ये सारी एंट्री की। अब रिटेन का टोटल करते हैं, 100 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 13.75 प्लस 481.25, पूरा 715 बनता है। चले जी, अब बैलेंस शीट टैली करते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं टैली है कि नहीं है। नेट एसेट्स में कोई चेंज नहीं है, बी और सी दोनों को कंसोलिडेट करेंगे।
2850 प्लस 800 प्लस 500, 4150। यहाँ गुडविल आ जाएगी और गुडविल वही आएगी जो हमने यहाँ कैलकुलेट की थी वर्किंग नंबर 2 में 510। तो टोटल 4150 और 510 4660। इक्विटी में शेयर कैपिटल सिर्फ पेरेंट का, ग्रुप रिटर्निंग वर्किंग फोर्स से लेंगे हम जो कि है 715, एनसीआई 545, $2500, 715, 545। बैलेंस शीट टैली नहीं है। रिटेन अर्निंग मैंने टोटल गलत कर दिया, ये 1000 था, एक टोटल 1000 था। 1060 और 60 और 13.75 और 481.25, ये 1615 आता है। 1615 ये गलती से 100 लिख दिया था, 1000 है पूरा। 2500, 1615 और 545, 4660 बैलेंस शीट टैली हो गई। जी बच्चों नोट कर लें, बैलेंस शीट टैली। ठीक हो गया। हमने डिस्पोजल के 4 सिनेरियोस पढ़ने हैं, अभी एक पढ़ा है, दूसरा सिनेरियो भी आज पढ़ेंगे, तो 2 सिनेरियो हम पढ़ लेंगे। नहीं एनफ नहीं है ये, अभी तो हमने पढ़ना है यार, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है, हमारे पास टाइम कम है और सिलेबस ज्यादा है। जी बच्चों रेडी फॉर सेकंड सिनेरियो? सेकंड सिनेरियो पढ़ने लगा हूं। और खैर है, मैं 20 मिनट बाद आपको ना ब्रेक दे दूंगा, लंबी ब्रेक, 24 घंटे की ब्रेक दूंगा, क्या याद करेंगे आप? बच्चों रेडी हैं सेकंड सिनेरियो के लिए? इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, इन सारी वर्किंग का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। शेख अब्दुल राफी साहब कहते हैं कि मैं उड़ रहा हूँ, तो यार आप ना उड़ें। हाफिज नुमान साहब कहते हैं अभी बस 5 मिनट दे दें, रहने दे 24 घंटे की। जो कहता है वही होता है यार, मतलब हद हो गई यार। लास्ट पे जो एंट्री हुई कैश डेबिट, अहमद इजाज आपका ना इन्वेस्टमेंट डेबिट नहीं करेंगे। अरे अहमद इजाज गौर करें, हमने इन्वेस्टमेंट को ठीक लिया, मैंने ये बात आपको उस वक्त, ये सारी कहानी मैंने सुनाई क्यों थी कि अकाउंटेंट ने गलत एंट्री पास की, हम ठीक वाली लेंगे। मैंने जब सी की गुडविल कैलकुलेट की है, मुझे बताया मैंने इन्वेस्टमेंट क्या ली है, मैंने वो ली है जो अकाउंटेंट ने गलत लिखी हुई थी। अकाउंटेंट तो गलती करके इन्वेस्टमेंट -150 की लिखी हुई थी, क्या मैंने अकाउंटेंट वाली फिगर ली है या ठीक वाली फिगर ली है? मैंने तो रेक्टिफाई करने के बाद ली है ना अहमद इजाज। तो फिर आपका क्वेश्चन क्या है? मैंने रेक्टिफाई करने के बाद लिया, इसका मतलब है मैं अकाउंटेंट की फिगर को कंसिडर कर ही नहीं रहा, इन्वेस्टमेंट वाली फिगर को। ठीक हो गया अहमद इजाज?
जी बच्चों, रेडी हैं सेकंड सिनेरियो के लिए? चलें, आसान आसान बात पढ़ लेते हैं। एंटायर डिस्पोजल पहले पढ़ लेते हैं आज। अब डिस्पोजल के ना टोटल 4 सिनेरियो में से हमने कंट्रोल नॉट लॉस पढ़ा था अभी। अब पढ़ेंगे कंट्रोल लॉस के सिनेरियो, और उसमें जो आसान बात है ना पहले वो कर लेते हैं। एंटायर डिस्पोजल, एंटायर डिस्पोजल में डिस्पोजल की एंट्री क्या पास होगी? कैश डेबिट, नेट एसेट्स क्रेडिट। अगेन तवज्जो, मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं, मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो किसी के माइंड में ये ना है कि कैश डेबिट करके इन्वेस्टमेंट का क्रेडिट करूंगा मैं। भाई पहले हम उसके नेट एसेट्स को, सब्सिडरी के नेट एसेट्स को अपने साथ कंसोलिडेट करते थे, अब नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कंट्रोल नहीं है, अब वो हमारी सब्सिडरी नहीं रही। तो जब सब्सिडरी नहीं रही तो कैश को डेबिट करके उसके नेट एसेट्स को अपने से अलग कर देंगे। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को माइंड में रखें, पहले उस कंपनी के नेट एसेट्स हमारे साथ कंसोलिडेट हो रहे थे, अब हमने उसको अलग कर दिया, नेट अलग कर दिया, तो नेट एसेट्स को क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी बच्चों, ठीक है। तो कैश डेबिट करके हमने क्रेडिट क्या किया? नेट एसेट्स को। अच्छा, पहले हम जब उसको कंसोलिडेट करते थे तो उस कंपनी की, इस सब्सिडरी की गुडविल को भी अपने बैलेंस शीट में शो करवाते थे। अब उसकी गुडविल को अपनी बैलेंस शीट में शो करवाएंगे? क्या उस कंपनी की गुडविल को अपनी बैलेंस शीट में शो करवाएंगे? नहीं करवाएंगे, नहीं करवाएंगे। तो नेट एसेट्स तो बुक से निकलेंगे ही, गुडविल भी बुक से निकल जाएगी, हमारी बुक से गुडविल भी निकल जाएगी। अच्छा बच्चों, जब उस कंपनी के नेट एसेट्स का मतलब पता है क्या है? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कैश, एसेट्स हो गई है। अब लाइबिलिटी में आ जाए, लोन, क्रेडिटर, एक्रूड एक्सपेंसेस, ये तमाम एसेट और तमाम लाइबिलिटी को मैं मिला के बोल रहा हूँ नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स हमारी बुक से निकल गए, नेट एसेट्स हमारी कंसोलिडेशन में अब वो कंसोलिडेट नहीं हो रहे। हाँ रेहान खान, क्या बात की आपने। जब नेट एसेट्स को निकाल दिया हमने अपनी बुक से, तो गुडविल को भी निकाल दें। जब गुडविल को निकाल दिया तो एनसीए को भी निकालें। लेकिन एनसीए को बुक से निकालने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट के डेबिट? डेबिट करेंगे। एनसीए की नेचर क्रेडिट है ना, इसको बुक से निकालने के लिए डेबिट करेंगे। अब बैलेंसिंग फिगर अगर क्रेडिट साइड पे आई तो गेन होगा, लेकिन अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आई तो लॉस होगा। तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट भी हो सकती है, क्रेडिट भी हो सकती है। तो ये डिस्पोजल की एंट्री आपने पास करनी है। मतलब पहली 4 वर्किंग छोड़ के आप 5वीं वर्किंग कर लें, 6ठी वर्किंग कर लें, ये डिस्पोजल की वर्किंग आप करेंगे, एंट्री पास करेंगे तो आपको पता चलेगा गेन है या लॉस है। ये एंट्री क्यों पास करेंगे हम अपने क्वेश्चन के अंदर? टू कैलकुलेट गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल। तो डिस्पोजल के ऊपर गेन या लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम ये वर्किंग करेंगे। ठीक हो गया? अब क्वेश्चन करते हैं, करें क्वेश्चन। डी रिक्वायरमेंट करने लगे जी, क्वेश्चन की डी रिक्वायरमेंट।
पहले ए की अब डी करेंगे। ए लिमिटेड डिस्पोज ऑल शेयर्स ऑफ सी, ऑल शेयर्स ऑफ सी, एंटायर डिस्पोजल एट 30th June 600 के। हमने 600 के सारे शेयर बेच दिए। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे कि क्या अब सी को अपने साथ कंसोलिडेट करेंगे? नहीं करेंगे। सी अब हमारी सब्सिडी नहीं रही, अब इसको हम कंसोलिडेट नहीं करेंगे। तो मैं कंसोलिडेट बैलेंस शीट यहां बना लेता हूं, डी रिक्वायरमेंट की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो नेट एसेट्स में क्या क्या लिखूंगा मैं? 2850 और 800। $3650। सी के हमने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को अपने साथ कंसोलिडेट नहीं करना। अच्छा, मैं यहाँ पे वर्किंग वन सेम ऐसे ही होगी, कोई चेंज नहीं है, डिस्पोजल डेट भी वही है। हाँ, अब डिस्पोजल ये है कि हमने फुल कर दी है, पहले हमने थोड़ी बहुत की थी, पार्सल की थी। जी, एडजस्टमेंट किस तरह की? हर तरह की एडजस्टमेंट आ सकती है। अभी तो मैंने डिस्पोजल के सिर्फ कंसेप्ट को समझाना था, इसलिए मैंने बड़ा आसान क्वेश्चन बनाया हुआ। अभी आसान क्वेश्चन भी हजम करने में हमें देखिए कितनी मुश्किल हो रही है। तो बिल्कुल एडजस्टमेंट आ सकती है। बच्चों, वर्किंग वन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्किंग टू पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बस एक चीज का ख्याल रहे कि हम गुडविल कैलकुलेट तो करेंगे 130, सी की गुडविल कैलकुलेट करेंगे 130, सी की गुडविल कैलकुलेट करेंगे 130, लेकिन टोटल नहीं करेंगे। क्यों? ये गुडविल जानी है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, लेकिन 510 अब बैलेंस शीट में नहीं जाना, क्योंकि 130 तो डिस्पोज हो गई। 130 किसकी गुडविल है? सी की। सी तो डिस्पोज हो गई, तो फिर बैलेंस शीट के फेस पे कौन सी गुडविल जाएगी? सिर्फ और सिर्फ 380 की, वर्किंग नंबर 2। हाँ, एंट्री में यूज होगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने, एंट्री में यूज होगी गुडविल। गुडविल कैलकुलेट हम करेंगे, लेकिन उसको हम बैलेंस शीट के फेस पे नहीं लिखेंगे। अब टोटल करते हैं, कितना बनता है? 3650 प्लस 380, 4030। ले जी, ऑपोजिट साइड पे आ जाए। इक्विटी कितनी है? इक्विटी में शेयर कैपिटल कितना आएगा सिर्फ पेरेंट का? कितना? 2500। ग्रुप रिटेनिंग की वर्किंग मुझे दोबारा करनी पड़ेगी, ग्रुप रिटेनिंग वर्किंग नंबर 4 मुझे दोबारा करनी पड़ेगी। देखें, एनसीए तो मैंने लिखी नहीं, एनसीए भी आएगी वर्किंग 3। तो वर्किंग 3 देखें पहले, मैं बी की एनसीए भी कैलकुलेट करूंगा 320, सी की एनसीए भी कैलकुलेट करूंगा, लेकिन इस तरह से नहीं करूंगा, और ना ही मुझे टोटल चाहिए। सिर्फ बी की एनसीए जाएगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, 225। अब वर्किंग 3 और 4 को रिवाइज वर्किंग करने लगा हूं, ये देखना है आपने। वर्किंग 4 ग्रुप रिटेनिंग में पेरेंट यानी कि ए लिमिटेड, उसका तो पूरा 1000 आएगा। बी लिमिटेड वही 800 और 700 का डिफरेंस, वही 60%, यानी कि वही 60। सी में फर्क है, सी में 475 और 400 के दरमियान 75, इसका तो हम लेंगे 80%। हम 80% के मालिक थे,
यही है ना, हम 80% के मालिक थे। ये तो 80% नहीं है, 75 का 80% बनता है 60। लेकिन बच्चों तवज्जो के साथ, क्या 475 और 500 का डिफरेंस कुछ लेंगे हम? अब वो हमारी सब्सिडरी नहीं रही थी डिस्पोजल के बाद, अब हमने प्रॉफिट की परसेंटेज नहीं लेनी। हाँ, तो बस इतना काफी है फिर। हाँ, अब गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल कैसे कैलकुलेट होगा, इसके लिए मैं करूंगा वर्किंग नंबर 5। वर्किंग 5 में हम कैश डेबिट करेंगे, एनसीए डेबिट करेंगे, नेट एसेट्स क्रेडिट करेंगे, ये बातें जो हमने अभी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले। गुडविल को क्रेडिट करेंगे, गेन होगा तो क्रेडिट, लॉस होगा तो डेबिट, बैलेंसिंग फिगर। ले जी, कैश कितना आया हमें इस इन्वेस्टमेंट को बेच के? हमें इस इन्वेस्टमेंट को बेच के 600 मिलियन का कैश मिला। नेट एसेट्स कितने थे डिस्पोजल डेट पे? 475। ये डिस्पोजल डेट वाला कॉलम। अब वैसे ना इस कॉलम की मुझे जरूरत नहीं है, रिपोर्टिंग डेट वाले की, क्योंकि रिपोर्टिंग डेट पे अब सी हमारी सब्सिडरी नहीं है, तो इस कॉलम की बिल्कुल जरूरत नहीं है मुझे। लेकिन फिर भी आप हस्बे आदत बनाना चाहें तो बना सकते हैं, जरूरत नहीं है इसकी। कहाँ थे हम? नेट एसेट्स 475 के। इस 475 में कुछ एनसीआई भी थी, कितनी? कितनी थी? 20%, 95 की। इस बिजनेस की, इस सी लिमिटेड की कुछ गुडविल भी थी, कितनी? 130, वो भी हमारी बुक से निकल गई। अब टोटल करते हैं, टोटल करते हैं। ये 95 एनसीए समझ आई कैसे, कैसे कैलकुलेट किया है? 475 का 20%। जिस दिन हमने डिस्पोज किए थे उस दिन नेट एसेट्स कितने थे, और उस दिन एनसीए की क्या रेशियो थी? ठीक है ना, तो ये 95 बनता है। तो जी चेक करते हैं, 600 प्लस 95, 695 माइनस 475 प्लस 130, तो 90 का गेन है। ये 90 का गेन हम ग्रुप रिटर्निंग में ऐड कर देंगे, और अब टोटल करें। 1000 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 90, 1210। ये 1210 में बैलेंस शीट में लिख दूंगा, तो बैलेंस शीट टोटल करते हैं टैली है कि नहीं है। 2500, 1210 और 225। हा हा, नहीं है टैली। शेयर कैपिटल गलत लिया मैंने, शेयर कैपिटल 2500 लिया मैंने। हाँ, एनसीआई मैंने 225 लिया है। एनसीआई गलत की ना मैंने, एनसीआई 320 है। एनसीआई 320 है। जी बैलेंस शीट टैली हो गई। ठीक हो गया। वो एनसीआई 320 थी, गलत हो गया था, लेकिन अब ठीक है। एनसीआई 320 थी, बी लिमिटेड की। जी बच्चों ठीक है, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं, लाइक ये वाला पोर्शन डी का और वर्किंग 4 और 5, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। हमने डिस्पोजल के 2 सिनेरियो पढ़ लिए, कंट्रोल नॉट लॉस्ट वाला भी, और कंट्रोल लॉस्ट में इंटायर डिस्पोजल। जी जी, अब तो डेफिनेटली बहुत हो गया, अब तो क्लास का टाइम भी ओवर हो गया, तो इंशाल्लाह कल इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे यहीं से। सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज। ठीक है।
थैंक यू सर।